हेलो बच्चों। अभी तक 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 2 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि टाइम लग रहा है। मैं कॉन्टीन्यूस में एक वीडियो नहीं डालना चाहता। हो सकता है कि आप बोर हो जाए और कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, नहीं तो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहा हूँ ताकि आप 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस कर सकें, साथ साथ आप सॉल्व करते रहिए पेपर। तो हमने जो ये CBSE ने इशू किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, तो उसमें मैंने पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। अब हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि 2 सेट है हमारे पास। फर्स्ट सेट के अंदर m एलिमेंट है और सेकंड सेट के अंदर n एलिमेंट है, राइट। इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है, राइट। और यहाँ ये भी दिया हुआ है कि m n से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहाँ ज़्यादा एलिमेंट्स है। और वो पूछ रहा है कि कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अब ऑन टू फंक्शन आपको याद है क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है हमारे पास कि ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि वी सेट में से सारी वैल्यूज अचीव हों अगर हम ए से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कहते थे डोमेन को डोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। यानी बी सेट के सारी वैल्यूज़ हमारे पास आनी चाहिए, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन था, ये हमने पढ़ा हुआ ऑन टू में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सोच के देखो जरा। एम एन से लेस है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं एम और एन में कन्फ्यूज नहीं करता आपको। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ मान लेते हैं ए एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है बी सी। अब आपको इन ए को बी और सी से कनेक्ट करना है। कितने वे में कर सकते हो कनेक्ट कि कुछ लेफ्ट आउट ना हो? तो हम कहेंगे भी देखो, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए बी से कनेक्ट होगा, या तो, ठीक है, या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी से कनेक्ट होगा। उस केस में सी लेफ्ट आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। दूसरा हो सकता है कि ए सी से कनेक्ट हो जाए तो बी लेफ्ट आउट हो जाएगा, तभी ऑन टू नहीं है, क्योंकि रेंज मैच नहीं करेगी कोडोमेन से, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए बी के सारी वैल्यू अचीव होनी चाहिए। और यह हो सकता है कि ए बी से कनेक्ट हो जाए और ए बी सी से कनेक्ट हो जाए, तो उस केस में बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है वो अचीव नहीं हो रही, क्योंकि ए सेम एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं बनेगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो बी से, तो वो कह सकते हैं कि कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, कोई ना कोई एलिमेंट छूटेगा ही छूटेगा। तो इसका मतलब है ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? 0। तो यहाँ पे पूछा था हाउ मनी ऑन टू फंक्शन कैन बी डिफाइंड, तो हम कह देंगे 0 बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। समझे आप? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर है 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और टैन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है। हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और तीसरे में पुट करके देखेंगे वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैंने लिखा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है। पहले मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को लिख दिया मैंने π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ से मेरे पास आ गया 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2, यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4 और एक्स आ गया साइन π/4, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया x इक्वल टू 1/√2। और अगर x 1/√2 होगा तो ये आ जाएगा π/4, यानी हमारा एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1/√2, π/4, राइट। उसके बाद अब हम मैच करते हैं कि क्या ये तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तीसरा हम देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ हमने तीसरे वाले फंक्शन में ग्राफ पे x की वैल्यू पुट की 1/√2 या इसको π/4 रखा, तो हमने मैच किया कि वैल्यू सेम नहीं आ रही, क्योंकि हमने देखा कि tan इनवर्स ऑफ 1/√2 तो π/4 पे नहीं होता। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं इसको अगर मैं π/4 रखूँ y को, तो x की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से तो ये हमारे पास आ रहा है 1, π/4, यानी π/4 पे ये वाली वैल्यू 1 दे रहा है, ये 1/√2 तो मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि तीनों ग्राफ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीट नहीं करेंगे। तो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ सेक्शन कैसा होगा? नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
राइट। नहीं तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, बट ग्राफ तीनों का जब बनाएंगे तो थोड़ा सा टीडियस होगा आपको ऑब्जर्व करना, तो इसलिए इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉजिकली ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। यहाँ ये कह रहे हैं कि कुशल, हर्ष, मृदुल, आशा और आस्क टू सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो और फिर उसके बाद ऑर्डर लिखो, मतलब उसके बाद हम लिखे क्या रिस्पॉन्स आया। ओके, इट्स ओके, यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है, बट लॉजिकली देखा जाए तो बी ए और ए बी का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये तो ऐड ही नहीं हो सकता, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि अगर बेटा बी ए का ऑर्डर निकालेंगे तो बी का ऑर्डर है 3:2, ए का ऑर्डर है 2:3, तो जब मैच करेंगे तो बी ए का ऑर्डर आ जाएगा 3:3। उसी तरह से अगर मैं ए बी का ऑर्डर निकालूंगा तो ए का ऑर्डर आ रहा है 2:3, इसका 3:2, तो ए बी का ऑर्डर आ जाएगा 2:2। तो ये तो ऐड ही नहीं हो सकते, तो अगर ऐड नहीं हो सकते तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब सबने ही गलत आंसर दिया कि कुशल कह रहा है ये आएगा ये आएगा ये आएगा, बट समहाउ अगर हम मान लें कि ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम है, ये कंडीशन नहीं दी होती, ठीक है, कि ए बी और बी ए सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर क्या होता। तो फिर उस केस में हमारा जो क्वेश्चन था वो था 5AB प्लस 2BA प्लस AB माइनस 3BA। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5AB। अब क्वेश्चन एक्चुअल में किस बेस पे दिया हुआ है वो मैं बता देना चाहूँगा। ये 2AB हो जाएगा माइनस 3BA हो जाएगा। अब हमें पता है मैट्रिक्स में AB और BA इक्वल नहीं होते जब तक हमें दिया ना हो, तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल है या नहीं है, तो हम इनको लेके नहीं चलेंगे, हम इसको AB की फॉर्म में छोड़ेंगे। तो ये 7 और 5, 3 और 5, 2 और 5 हो गया 7, 7AB, 2 में से 3 गया तो हो गया माइनस BA। तो बस ये हमारा आंसर होगा, हम इसके आगे फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते, बट ये भी तब कर पाएंगे जब वो उनका ऑर्डर सेम होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, राइट। अदरवाइज लॉजिकली गलत है। तो इसका मतलब कौन सा ही हुआ, हर्ष ने सही आंसर दिया, बाकी सब ने गलत आंसर दिया। तो हर्ष कौन से लेवल पे बैठा है, बी पे, तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा हुआ, तो हम पहले क्या करेंगे, ये सारे ना वर्टेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5, 6, 7, 8, तो हम देख रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 8,0, ये हो गया हमारे पास 10, 11 और ये 12, ये 11 हो गया। एक्स यहाँ पे 11 है, वाई हमारा 10 है। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा 1 2 3, एक्स 3 हो गया, और वाई हमारा यहाँ से दूसरी लाइन पे आ रहा तो 8 हो गया। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तो होता है 10th क्लास में पढ़ा था हम लोग, उससे निकाल सकते हैं, नहीं तो डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 8, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, उसके बाद 1 1 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 1/2, 3, 10 माइनस 0, 10 हो जाएगा, माइनस 8, तो 11 माइनस 8, ठीक है, 11 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास 3, और फिर 1 होगा तो 0 माइनस 80, और यहाँ पे मॉड लगा होता है, याद रखना हमने एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, 30 माइनस 24 यानी प्लस 6 माइनस 80, यानी आ गया ये माइनस 74, जिसको मॉड कर दिया हमने, तो बेसिकली आ गया हमारे पास 37। तो एरिया हमारा 37 स्क्वायर यूनिट में आंसर होगा। ये मैंने 3 ऑप्शन इसलिए लिख दी थी क्योंकि अगले पेज पे था, इसलिए इमेज लाने के लिए ऐसे कर दिया। ये तो आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन 25th क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसका एरिया निकालना है, डी ऑफ यू ऑफ वी ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब है वी का जो एंगल है डब्ल्यू है, इसका मतलब है कि वी ऑफ डब्ल्यू एक्स का मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस 1, और फिर कह रहे हैं ये जो पूरा एंगल निकाल लिया आपने ये डब्ल्यू का एंगल है, सॉरी यू का एंगल है। तो इसका मतलब इसको यू में पुट कर देंगे, और यू क्या कर रहा है, यू एक्स एक्स स्क्वायर है। बेसिकली इसका मतलब बेटा कि यू एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो यू ऑफ वी डब्ल्यू एक्स क्या हो जाएगा, हम कहेंगे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर, और वो तो हमने निकाल दिया है।
वो क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वन। तो बेसिकली हमें साइन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम इसका, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन का। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल क्या कहता है, पहले पावर आगे जाएगी तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वन, और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन, और फिर एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लेंगे 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 साइन एक्स प्लस वन कॉस एक्स प्लस वन। बट ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये ऑप्शन तो प्लस में आ रही है नहीं। बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये बन जाएगा साइन 2 एक्स प्लस वन, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2x प्लस 2। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गई। तो हम कह देंगे साइन 2x प्लस 2 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, हमसे यही पूछा गया था। ओके, 26 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ y इक्वल टू tan sec x। तो मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, मैं इसको ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ sec को 1 प्लस tan स्क्वायर x, मैं sec में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव पूछा है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जिस पे डेरिवेटिव जीरो हो तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो tan का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं बेटा, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, इंटू फिर हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और जब हम डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे तो ये टर्म उधर जाके जीरो हो जाएगी। अगर रूट नहीं हटाना चाहते ना, आप सेक का भी ले लेना, तो वही रहेगा 1/1 प्लस सेक एक्स टैन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स। उस केस में भी या तो सेक एक्स जीरो आएगा या टैन एक्स जीरो आएगा। क्या समझे आप, क्या किया मैंने कि इसको जब जीरो के बोला कि ये टर्म उधर जाके जीरो हो गई, ये जीरो हो गया। नहीं तो अगर आपको इसको नहीं करना है, आप सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव लो। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, और फिर उधर ऊपर आ जाएगा सेक एक्स टैन एक्स। तो जब जीरो के इक्वल रखोगे फिर से टर्म वो जाके जीरो आ जाएगी, हमारे पास ऑप्शन आएगी सेक एक्स टैन एक्स जीरो, यानी या तो सेक एक्स जीरो होगा या टैन एक्स जीरो होगा। अब सेक एक्स जीरो कब होता है, सेक जीरो होता है π/2 पे या माइनस π/2 पे, बट वो दोनों ही नहीं ले सकते क्योंकि ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो ये तो वैल्यू हट जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा टैन एक्स जीरो, और टैन एक्स जीरो कब होता है, जीरो डिग्री पे या जीरो रेडियन पे। तो हम कहेंगे हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इसके बीच में, सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आई। तो इसका मतलब है दोनों पे जो वैल्यू आई है दोनों पे मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों ही बराबर होंगी। तो पहले क्या करते हैं, 40 को 60 इसमें पुट करते हैं, यानी आ जाएगा जेड मैक्स आ जाएगा, एक्स की जगह 40 पुट किया, वाई की जगह 60 पुट किया। ऐसे ही हम ये वाला पॉइंट पुट करते हैं क्योंकि दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, 60 है प्लस 50 भी। अब हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं क्योंकि दोनों पे सेम आ रही है। तो दोनों को बराबर रखेंगे तो 40a प्लस 60b शुड बी इक्वल टू 60a प्लस 50b। इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -20a इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको मैं उधर ले जाता हूँ या तो प्लस ही कर देता हूँ डायरेक्टली 20a, और इसको उधर ले आते हैं तो 20a इक्वल टू 10b, जीरो से जीरो कट गया, 2a इक्वल टू b, 2a इक्वल टू b, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा 27 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28th क्वेश्चन, इसका आंसर इसके सैंपल पर के आंसर्स में गलत दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि जब हम इस रिलेशन को फ्रेम करेंगे जिसमें कंडीशन है कि ए और बी दो नंबर है, ए और बी दो नंबर को जब पुट कर रहे हैं तो ये रिलेशन क्या कह रहा है, इस रिलेशन में जब हम ए और बी पुट कर रहे हैं तो कंडीशन है कि ए माइनस बी डिवाइड्स 4, यानी ए माइनस बी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितनी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, कितनी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं पहले ना इसको ऐसे करता हूँ कि अगर ये 2 होता बेटा तो a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, तो कितनी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, यानी कितने पार्ट में हम सारे नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सोचो ध्यान से बेटा, जब मैं a माइनस बी करूँगा तो a माइनस बी मेरे पास क्या आएगा, हो सकता है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया बेटा 2 and 1, 2 - 1 हो गया 1, 1 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि a माइनस बी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है a माइनस बी 2 का मल्टीपल हो।
यानी 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, ठीक बात है, ऐसा होगा। तो मैं नंबर्स को जब एक्सप्रेस करूँगा तो या तो मेरे पास वो नंबर 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो अगर वो डिवाइड नहीं होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा। क्योंकि हमने 10th क्लास में एक पढ़ी थी यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें कहते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो जो r होता है वो हमेशा 0 से लेके b के बीच में आता है, मतलब इसके बीच में आना चाहिए, क्योंकि जैसे ये बन जाएगा वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ठीक है, कि अगर मैं जैसे 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर आएगा 1 2, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3 4 एग्जांपल के लिए। तो आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है, या तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो, या फिर वो रिमाइंडर एक एक देंगे। तो यानी हमने इसको ब्रेक किया तो एक ग्रुप बन गया जिसमें रिमाइंडर 1 वाले नंबर है और एक जो पूरे डिविजिबल है, राइट। ऐसे ही चलते रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कहता बेटा ये डिविजिबल बाय 3 है, मैं अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये होता कि यहाँ पे डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ज़रूरी नहीं सेम क्वेश्चन आए, हो सकता है इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। तो अगर ये डिविजिबल बाय 3 होता तो कितने नंबर आते, आप कहते भी नंबर आ रहे हैं, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 का, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, 6 डिफरेंस, 7 डिफरेंस, 8 डिफरेंस, 9 डिफरेंस। तो क्या हो रहा है कि ये तो वो नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो एक ग्रुप बन जाता 3 से डिविजिबल वाला, एक ग्रुप बन जाता है जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, जब 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, सॉरी, है ना। तो एक वो बन जाते हैं जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आ गया। और एक वो ग्रुप बनता है जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा होता। तो इसमें इक्विवेलेंस क्लास 3 पार्ट में डिवाइड होती। उसी लॉजिक से जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा इन नंबर्स को, क्योंकि फिर नंबर क्या है 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप खुद सोचो कितने पार्ट बनेंगे जब आप 4 से डिविजिबल करोगे, तो कितने कितने नंबर आएंगे, क्या क्या डिफरेंस आएगा। देखें तो कहेंगे डिफरेंस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो जब डिफरेंस 4 आ रहा होगा तो ये वाले नंबर्स तो वो होंगे जिनमें डिफरेंस 4 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सारे के सारे एक्जैक्टली डिविजिबल होंगे, एक ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप वो बनेगा जिसमें जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा होगा, जैसे 7 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया, ऐसे ही 11 को डिवाइड करोगे 4 से तो 8 और 3 11 आ गया। तो यानी एक ग्रुप होगा जिसमें रिमाइंडर 3 आएंगे, एक वो नंबर्स होंगे जिसमें रिमाइंडर 2 आएगा, समझ पा रहे। और एक ग्रुप होगा जिसमें रिमाइंडर 1 5, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा जैसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसे मैंने पॉजिटिव नंबर लिया समझाने के लिए। तो कहने का मतलब है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उतने ही ग्रुप बन जाएंगे। तो पूछ रहे कितनी इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली क्या होती है कि जब हम सारे नंबर्स को ब्रेक करें तो उनमें आपस में कॉमन ना आए, ऐसे कितने ग्रुप्स बन सकते हैं जिसमें हम सारे नंबर एक्सप्रेस कर दें यूनाइट करने पे, उनमें आपस में कुछ कॉमन ना आए। तो देखो ये सारे नंबर्स आपस में कॉमन नहीं है, जो नंबर यहाँ आ रहा है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो टोटल यूनाइट करने पे पूरा सैंपल बन रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है, तो इसका आंसर होना चाहिए 4। पीछे गलत दिया हुआ है, इन्फाइनाइटली मैनी गलत है, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए एज पर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारी वैल्यू थी, आपसे पूछा कि कहाँ पे आ रही है। तो आप देखो कॉट की टेबल में √3 कब आता है, नहीं पता है तो इसको उल्टा कर दो, tan की टेबल में 1/√3 कब आता है। और सेक को हम पहले पॉजिटिव बनाते हैं, तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है हमारा, पाई इनवर्स ऑफ सेक थीटा। तो tan की टेबल में 1/√3 आता है पाई/6 पे, ये पाई हो गया। कॉस की टेबल में 2 यानी सॉरी सेक की टेबल में 2 मतलब कॉस की टेबल में हाफ कब आता है 60 डिग्री पे, तो बन जाएगा पाई/3। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो पाई माइनस पाई/6, मैंने क्या किया 30 और में से -60 किया, और एलसीएम आ गया 5 पाई/6 हो गया टोटल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके 30th क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि एम एन और एन एम बराबर है, ऐसे कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें एम एन और एन एम बराबर है। तो बेसिकली आपको देखना है कि यहाँ पे हम क्या मैट्रिक्स लें जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 0 3 3 2 बराबर आ जाए। तो एक तरीका है कि हम पुट करके देख सकते हैं कि भी पहले -2
कॉमा 1 पुट किया, मतलब पहला वाला पुट करके देख लिया, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला वाला पुट किया। वो तो आपको एक ही रो से पता चल जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया 3, और इधर मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 3। यहाँ तो सेम आ रहा है। इसको पुट करते हैं, ये आ जाएगा -6 + 2। इधर करेंगे 0 और -12, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप ना इसको एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लो मतलब इसको ए और बी मान लो, ठीक है। नहीं तो आप पुट करके भी देख सकते हो, बहुत ईजी से अप्रोच है। तो क्या करना चाहिए हमें, सोचो अब ज़रा क्या करें इसको, या फिर आप पुट करके देख सकते हो। तो अगर मैं ए और बी लेके करूँ तो देखें क्या क्वेश्चन बनेगा। उसे अगर बड़ा लगे तो आप पुट करके देख लेना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखा 0 3 3 2, यहाँ लिखा ABCD। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 + 3C, फिर आएगा 0B + 3D। ये हो जाएगा हमारा, हम ये निकाल रहे हैं n। फिर आ जाएगा 3A + 2C, और फिर आ जाएगा 3B + 2D। ऐसे ही हम निकालेंगे ABCD, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 3 3 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3B, अगले करेंगे तो आ जाएगा 3A + 2B, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 3D, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3C + 2D। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाते तो पहली बात हो जाएगी C और B बराबर होंगे, ठीक बात है, C और B बराबर होंगे। तो इससे भी हिंट मिल सकता है, C और B मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर यहाँ नहीं है, तो इन तीन में हो गया हमारे पास, या तो ये ऑप्शन होगी या ये ऑप्शन होगी, ठीक है। उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको पुट करते हैं, यार इसका मतलब हम यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, 3D = 3A + 2B, और B और C बराबर है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये C के इक्वल हो गया। एक और इक्वेशन लाते हैं, अब हम इसको पुट करते हैं, 3A + 2C = 3D है, ठीक है। ये तो मैच ही कर रही सेम। अब इसको कंपेयर करते हैं, 3C + 2D = 3B + 2D, ये भी मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन मैच कर गई। तो हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो डी मतलब, जैसे अगर मेरे पास अब ऑप्शन बचती है ये 3 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से एलिमेंट पुट करके देख लेता हूँ कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ए और सी थे ये वाले एलिमेंट, तो मैं ये पुट करता हूँ पहले। तो ये बन जाएगा -3 + 0, और डी हमारा आ रहा है 3 - 3, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या किया बेटा, ABCD की वैल्यू ली, यहाँ पुट कर दी। ऐसे मैं सी का करता, ऐसे ए का करता, तो हम देख रहे हैं कि डी हमारी ऑप्शन सही आ रही है, तो हम डी भी ले सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है नहीं कन्फ्यूजिंग, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, पहले ABCD लेके नंबर्स लिखे, इक्वेशन फ्रॉम की, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे पास 4 अननोन वेरिएबल है, 4 अननोन वेरिएबल है ABCD, और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन कम है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेरे सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आके हमने इक्वेशन में फंस गए। तो हमने क्या किया, नंबर्स पुट करके देखे, और कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ये तो आप डायरेक्टली भी हम पुट करके देख सकते हो कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके बेटा, तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके आगे आप इन सबको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो 30th क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से करके देखो, पुट करके भी और ऐसी इक्वेशन फ्रेम करके भी, और देखिए कौन सी मेथड आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। थैंक यू।